अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स में डिवाइड की गई है और हर जो टाइप है उसके अलग से फीचर्स हैं। तो ये सभी कुछ हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई, उनमें आपको डिटेल से बताया था इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बरतानिया है और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसे मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एवोल्यूशनरी है, पुराना है। 1215 मैग्ना कार्टा से अभी तक चल रहा है, क्योंकि कोई भी ज्यूरिस्ट कोई अच्छा काम कर देता है, कोई अच्छी किताब लिख देता है, तो उसके भी पॉइंट्स उठा के इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, फैल रहा है। इसका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पुराना है। इसी तरह पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, सोवरेनिटी है, उसे भी मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन का। डेफिनेशन की बात करें तो उसमें 6 पॉइंट्स वो डिस्कस करता है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक गवर्नमेंट और फंडामेंटल लॉ, ये जब मौजूद होता है, ये चाहे रिटन फॉर्म में मौजूद हो या अनरिटन फॉर्म में, और ये गवर्नमेंट का कैरेक्टर या कंसेप्शन इसको एस्टेब्लिश करे। उसके बाद जो फंडामेंटल लॉ है ये बेसिक प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करे जो इंटरनल सिस्टम है उसमें। उसके बाद ये जो फंडामेंटल लॉ है ये ऑर्गेनाइज करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, और इसके बाद लिमिट करे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको। उसके बाद ये सबसे सोवरेन भी हो। जब ये 6 फीचर्स किसी एक चीज में मौजूद होते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे पहले नेचर की बात करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है अनरिटन का। इसकी जो नेचर है वो सबसे पहले अनरिटन है। सबसे पहले तो रिटन और अनरिटन में फर्क क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक में मौजूद होता है और अनरिटन भी, फिर इन दोनों में फर्क क्या है। अनरिटन ना लिखा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। अनरिटन होता है जो कोडिफाइड शेप में मौजूद नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 41 से 49 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पावर से। लेकिन अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें कोई आर्टिकल्स मौजूद नहीं होते। थोड़ा सा पार्शियल है भी। वो कौन सा है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट्स वहां पे मौजूद हैं, कुछ ज्यूरिस की कमेंट्रीज मौजूद हैं, तो वो थोड़ा सा पार्शियल जो है वो रिटन भी मौजूद है, लेकिन जो ज्यादातर है वो अनरिटन है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एवोल्यूशनरी। जैसे मैंने पहले बात की कि ये एवोल्यूशनरी है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसी तरह मैग्ना कार्टा से ये स्टार्ट हुआ 1215 से और आज तक ये बढ़ रहा है। कोई अच्छी किताब भी लिखी जाती है किसी ज्यूरिस्ट के जरिए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी जाती है। म्यूनरो एक ज्यूरिस्ट है, म्यूनरो, वो क्या कहता है कि ये कोई एक स्पेसिफाइड थिंग नहीं है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंडिंग थिंग है। अगला पॉइंट इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और आसानी से अमेंडेबल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को खुद सोवरेन बनाता है। जब वो खुद उसे सोवरेन बना देता है तो अमेंड करना उसी का काम है, तो वो आसानी से अमेंड कर सकता है। और दूसरा ये अनरिटन है तो इस वजह से ये आसानी से अमेंड हो सकता है, तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कन्वेंशनल। इसमें कन्वेंशंस बहुत ज्यादा मौजूद। कन्वेंशंस क्या होती हैं? रिपीटेड जो कस्टम्स होती हैं, वैलिड कस्टम्स, उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। जैसे दूसरे कंट्रीज में जो वैलिड कस्टम होती हैं उन्हें लॉ में ऐड कर दिया जाता है, इसी तरह इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया गया। जैसे कि कुछ मशहूर जो कन्वेंशंस हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि जो पार्लियामेंट है वो साल में एक दफ़ा समन्ड होगी, उसे बुलाया जाएगा, उसे मिलना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स हैं। इसकी नेचर का लास्ट पॉइंट आता है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन या इसे हम मिक्स्ड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि
तीन तरह के जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले जो क्राउन है उसमें मोनार्की होती है, यानी किंग क्वीन या बादशाहत कह सकते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसमें अरिस्टोक्रेसी होती है, एलीट क्लास लोग उसमें बैठते हैं। और जो हाउस ऑफ कॉमन है वो उन्हें लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें मौजूद होती है। यूनिटरी क्या होती है? सिंगल गवर्नमेंट होती है और जो तमाम पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। लेकिन इसमें जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। सिर्फ एक लेजिस्लेचर है और जो बाकी के यूनिट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये जो है इन्हें आप मैनेजर्स कह सकते हैं और जो पावर है वो डेलीगेट होके इनके पास जाती है। अगली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि दो हाउसेज हैं, अपर हाउस जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और लोअर हाउस जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है। और तीसरी गवर्नमेंट जो है वो है मोनार्क, मोनार्की या मोनार्क, जो कि क्राउन की है। उसके पास क्या है? उसके पास अब तो कोई पावर नहीं है, पहले बहुत ज्यादा पावर थी, अब तो वो सिर्फ ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स फॉरेन कंट्रीज के साथ करता है। तो तीसरी ये वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट मैकेनिज्म, जिसमें वो बात करता है सबसे पहले पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इस पे एक मैंने मुकम्मल डिटेल्ड लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जाके पहले देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है? पार्लियामेंट सोवरन होती है, सबसे ऊपर होती है, सुप्रीम होती है, तो ये किसी भी कानून को अमेंड कर सकती है, नए कानून बना सकती है और किसी भी कानून को फारिग कर सकती है। और किसी कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं कि इसके बनाए गए कोई भी कवानीन को वो कह सके कि ओवर रूल कर सके या उसे रिजेक्ट कर सके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेस मौजूद होते हैं, एक अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड, जो कि सिलेक्टेड होता है और उसे सिलेक्ट करता है किंग, हेरिडेटरी होता है, मतलब बाप के बाद बेटा आता है। और दूसरा जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन होता है और वो इलेक्ट होते हैं, वो वोट से इलेक्ट होके आते हैं और उन्हें इलेक्ट करते हैं पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये बड़ी ही न्यूट्रल होती है, बड़ी ही होनेस्ट होती है और तीसरे नंबर पे बड़ी ही अनअमेंडेबल होती है, मतलब आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता इसे। लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके जो मेंबर्स हैं वो किसी भी जज को इम्पीच कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक मैक्सिम है यूनाइटेड दे स्टैंड, डिवाइडेड दे फॉल। ये इकट्ठे रहते हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको कोई भी चैलेंज नहीं करता और ये हाउस ऑफ कॉमन और मोनार्क के सामने यानी क्राउन के सामने जवाबदेह होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन, जिसमें सबसे पहले वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। जो ब्रिटेन है इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बड़ी ही वीक है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव है उन दोनों की एक ही बॉडी है, काफी ज्यादा जो पावर्स हैं वो एक ही हैं, तो इस वजह से लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर होती है। अगला पॉइंट आता है चेक्स एंड बैलेंस का। चेक्स एंड बैलेंस, जो दोनों हाउसेस कोई बिल पास करते हैं वो तब तक इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता जब तक जो मोनार्क है, जो क्राउन है, उस पर सिग्नेचर ना कर दे। लेकिन हकीकत में ये थ्योरेटिकल तो मौजूद है, जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा नहीं है। अगर क्राउन सिग्नेचर नहीं भी करता तो 1 साल के बाद 12 महीने का टाइम होता है, उसके बाद वो खुद ही वैलिड हो जाता है। और ये भी बोला जाता है कि जो क्राउन जो कोई भी एक्ट बनाता है अगर वो मिनिस्टर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये काफी हद तक ठीक है क्योंकि मोनार्क के पास पावर बहुत कम होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स, जो पार्लियामेंट है वो खुद तो फंडामेंटल राइट्स नहीं क्रिएट करता, लेकिन जो कोर्ट क्रिएट करता है उन्हें इनेक्ट जरूर करता है। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि पिटीशन ऑफ राइट, जिसमें क्या था कि जो फजूल में टैक्स लेना या फिर लोन लेना या फिर गिफ्ट लेना वो उस सबको बैन कर दिया गया था। इसी तरह हेबियस कॉर्पस एक्ट जो था वो भी पार्लियामेंट से ही रिकॉग्नाइज था। उसमें क्या था कि जो अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट होती है उससे रिलीफ दिलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद बिल ऑफ राइट भी आ गया, जिसमें जो किंग था उसने अपनी पावर का मिस यूज किया था तो उसे रिमूव कर दिया गया था। तो ये जो तमाम राइट्स है ये पार्लियामेंट से रिकॉग्नाइज। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ का।
रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद प्रोवाइड करता है रूल ऑफ लॉ। जैसे कि वो कुछ मैक्सिम्स बयान करता है, एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ, नो वन अबव द लॉ। इस तरह की जो मैक्सिम है वो बयान करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ को खुद बनाता है, खुद कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सल सफरेज आता है। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है कि वोटर कौन हो सकता है। 1918 से पहले वुमेन्स को राइट नहीं था, लेकिन 1918 में वीमेन को राइट दिया गया कि वो वोट डाल सकती हैं। उसके बाद 1923 में वीमेन और मेंस को ऐसा राइट दिया गया कि दोनों इक्वल हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो कोई भी नस्ल का बंदा, किसी भी क्रीड का बंदा, कोई भी रंग का बंदा, अगर वो सिटीजन है और 18 साल से अबव है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम, जो दो पार्टीज होती हैं ये डिक्टेटरशिप से बचाती हैं एक पार्टी को हुकूमत में होने से, क्योंकि जो एक पार्टी विनर हो जाती है वो तो गवर्नमेंट में चली गई, लेकिन अगर उसकी ऑपोजिशन में कोई पार्टी मौजूद ही ना हुई तो वो तो अपनी मनमानी करेगी। तो इसलिए यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, एक ऑपोजिशन में है और ये बड़ी रिस्पेक्ट करती है, उनके फैसले भी सुनने पड़ते हैं और मानने भी पड़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इसमें सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब जो एक शहरी है वो एक वक्त में सिर्फ एक कंट्री का शहरी ही रह सकता है, जैसे कि इंग्लैंड और इंडिया में ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए की बात करें तो डुअल सिटीजनशिप मौजूद है कि पाकिस्तान का भी शहरी रह सकता है और किसी बाहर के मुल्क का भी ग्रीन कार्ड या कोई भी कार्ड हासिल कर सकता है। अगला पॉइंट आता है डायरेक्ट इलेक्शन का। इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं पीपल से डायरेक्टली। और लास्ट पे पॉइंट हमारे पास आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या फर्क है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत ही ज्यादा गैप है अगर देखा जाए थ्योरी और प्रैक्टिस में। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो क्राउन होता है, जो किंग होता है, वो अगर पार्लियामेंट कोई फैसला कर देती है, कोई बिल पास कर देती है तो उसके खिलाफ वीटो नहीं ला सकता। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें मौजूद है कि जो भी क्राउन होगा, जो भी किंग होगा, तो वो पार्लियामेंट के खिलाफ वीटो लेके आ सकता है, यानी वो रिजेक्ट कर सकता है उस बिल को। लेकिन हकीकत में, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।